गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संजय देसाई। 8वीं के सभी छात्रों का मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिंदी का 5वां पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है मधुबन। ठीक है। और इसे लिखने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम है अनुराग वर्मा जी। ठीक है। और ये जो पाठ है, ठीक है, ये एक साक्षात्कार वाला पाठ है। अभी साक्षात्कार होता क्या है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, अभी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो इंटरव्यू जो है, ये जो साक्षात्कार है, ये यहाँ पर कौन किसका साक्षात्कार ले रहा है, और साक्षात्कार लेते समय हम मतलब कौन से व्यक्ति का साक्षात्कार ले सकता है, ये जो बात है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। अभी यहाँ ये जो अनुराग वर्मा जी जो है वो राम कुमार वर्मा, जो हिंदी के एक बहुत ही बड़े और महान साहित्यकार रहे हैं, इनका यहाँ पर वो साक्षात्कार ले रहे हैं। और ये जो पाठ है वो साक्षात्कार वाला पाठ है जिसमें कुछ सवाल पूछे गए और उसके जवाब जो है वो यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी ने दिए हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम अनुराग वर्मा और ये जो राम कुमार वर्मा है उनके बारे में देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ जो लेखक है, लेखक कौन है? अनुराग वर्मा जी। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर कौन साक्षात्कार ले रहा है, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी। क्यों? क्योंकि दोनों वर्मा हैं। हाँ, एक तो है अनुराग जी और दूसरे जो है वो है राम कुमार। ठीक है। और राम कुमार वर्मा, ये मैंने आपको बताया कि हिंदी के एक बड़े कवि है, बड़े चिंतक है, बड़े साहित्यिक है, एक अच्छे निबंधकार है। ठीक है। एक अच्छे आलोचक है। ठीक है। आधुनिक काव्य धारा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में ये हमारे हिंदी साहित्य में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। अभी अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह और मतलब वो सरलता से और आशय से संपन्न है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। बस इतना ही यहाँ पर हम लोग अनुराग वर्मा जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेंगे। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर जो बात हम देखने वाले बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। आपको ठीक तरह से समझ में आएगा, उसी भाषा में आपको मैं बताऊंगा। अभी देखिए कि हमेशा जो इस प्रकार का मतलब ये जो इंटरव्यू होता है वो छोटा व्यक्ति जो है, बड़े व्यक्ति जो है उसकी इंटरव्यू लेता है। अभी देखिए, हम राजनीति की बात करें तो वहाँ का साक्षात्कार आप लोगों ने देखा होगा, वो थोड़ा अलग प्रकार का होता है। जैसे कि अभी कुछ 1-2 साल पहले हमने देखा था कि जो क्या नाम इनका, राज ठाकरे। ठीक है। राज ठाकरे ने जो पवार साहब है, शरद पवार जी, इनका इंटरव्यू लिया था। हाँ, वो एक राजनीति के हिसाब से इंटरव्यू था। और ये वो तो राजनीति के एक पक्के मोहरे के बराबर है। कौन? पवार साहब बराबर। और इसलिए ये जो राज ठाकरे जो है, इन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। ठीक है। वो एक राजनीति की बात अलग है। ठीक है। और हम लोग जो है वो कभी कोई व्यक्ति जो है नौकरी पाने के हेतु इंटरव्यू के लिए जाता है, वो साक्षात्कार अलग प्रकार का होता है। और ये जो साहित्यिक साक्षात्कार जो होता है वो अलग प्रकार का होता है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग कि सीधे इस पाठ को देखते हैं। देखिए, सुबह का समय था। हाँ, लिखने वाले कौन है? अनुराग जी है, अनुराग वर्मा। किसके बारे में वो लिख रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं या फिर देखेंगे कि राम कुमार वर्मा जी। ठीक है। चलो, तो सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित, हाँ, प्रयाग कहाँ पर है आप लोगों को पता होगा। प्रयाग कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है ना। और उसका नाम जो है, नामकरण भी थोड़ा सा बदल दिया गया है, प्रयागराज कहा जाता है उसे। ठीक है। इसकी हिस्ट्री भी हम थोड़ी सी देख लेंगे कि प्रयागराज जो वो एक बहुत ही चर्चित शहर रहा है, और क्यों चर्चित रहा है वो आप लोगों को पता है। चलो, तो सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन, मतलब प्रयाग का जो स्टेशन है, उस प्रयाग स्टेशन, हाँ, कौन सा स्टेशन? जो रेल जहाँ पर रुकती है वो वाला स्टेशन, हाँ, प्रयाग स्टेशन स्थित, हाँ, प्रयाग स्टेशन के पास में स्थित
निवास स्थान जो है उनका, उस निवास स्थान का नाम है मधुबन। मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। और इस प्रकार से उन्हें मिलने का जो समय था वो कितने बजे का था? 10 बजे का समय था। और देखिए, बड़े लोग जो होते हैं वो हमेशा समय का सदुपयोग करते हैं, और उनको बिल्कुल 1 मिनट भी इधर उधर बिल्कुल नहीं चलता है। क्यों? वो इतने बड़े व्यक्ति इसीलिए बन पाते हैं, या फिर बड़े व्यक्ति वो बनते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं, समय को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। हाँ, हम क्या करते हैं, भारत में बहुत सारी जगह पर ऐसे मतलब हमें देखने के लिए मिलता है कि टाइम होता है 9 बजे का, और हम जाते हैं 10 बजे या फिर 11 बजे। या फिर किसी व्यक्ति को हम आमंत्रित करते हैं, और उनकी राह देखते हैं हम लोग। हाँ, कब आएंगे प्रमुख अतिथि, कब आएंगे प्रमुख अतिथि। हाँ, उनको हम टाइम देते हैं 9 बजे का, और हम बैठते हैं उनकी राह देखते देखते 10 बज जाते हैं, 11 कभी कभी बज जाते हैं। तो ये इंडियन टाइम बन चुका है बराबर। तो ये गलत बात है। लेकिन यहाँ पर ये जो डॉक्टर वर्मा जी है, मतलब राम कुमार वर्मा जी जो है, वो बिल्कुल समय के बिल्कुल पक्के हैं बराबर ना। ये जो बात है वो हमें भी ध्यान में रखनी है। और उनके घर का जो नाम है, उनके निवास स्थान का जो नाम है वो क्या है? मधुबन। अभी महत्वपूर्ण उसका मतलब अर्थपूर्ण उसका नाम रखा है बराबर ना। मधु का मतलब होता है मीठा, जैसे कि शहद भी उसे हम बोलते हैं। मीठा बन, हाँ, वन मतलब जंगल या फिर वन, आपको पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हर एक व्यक्ति अपने अपने घर का जो नाम है वो अपने अपने तरीके से अर्थपूर्ण अपने हिसाब से वो रख सकता है। वो अपनी निजी मामला होता है हर एक का। लेकिन मैंने आपको बता दिया मधुबन का थोड़ा सा मतलब क्या होता है। चलो, तो वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। अलग अलग प्रकार के उत्सव में कभी उनको दूर से देखा था बराबर। और संगोष्ठी क्या होती है कि देखिए, यहाँ पर अर्थ बताया गया। संगोष्ठी का मतलब होता है किसी विषय पर विशेषज्ञों का जो चर्चा सत्र जो होता है वो। हाँ, कोई किसी विषय को लेकर महान व्यक्तियों के द्वारा उस विषय को प्रकट करना, या फिर इस प्रकार का जो चर्चा सत्र जो होता है उसे हम लोग संगोष्ठी कहते हैं। तो इस प्रकार के हिंदी की या फिर किसी विषय पर संगोष्ठियाँ जो होती थी उसमें इनको देखा है। कभी सम्मेलनों में इनको अनुराग वर्मा जी ने देखा है। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। फर्स्ट टाइम उनको ये अवसर मिला है कि उनके साथ आमने सामने बात करने का। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो अनुराग वर्मा जी, उनकी रचनाएं हिंदी में कम है थोड़ी। लेकिन ये जो व्यक्ति है राम कुमार वर्मा, इनकी रचनाएं बहुत मतलब ज़्यादा भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। निबंधों की अगर बात करें तो निबंध भी इनके लाजवाब और बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्धिक स्तर के विचारशील उनके निबंध हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। विभिन्न विचारों का ज्वार उठना ये एक मुहावरा है। ज्वार उठना मतलब विचारों की जो हलचल है ना। मुहावरे का जो अर्थ है उसके कि विचारों की हलचल। ज्वार उठना मतलब क्या होता है? वो एक अलग अलग प्रकार की लहरें का उठना मन में। तो इस प्रकार के विचारों की हलचल जो उनके मन में हो रही थी कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, बराबर ना। और ये जो डॉक्टर शब्द आया उनके नाम के सामने, वो मतलब इंसान को अस्पताल में भर्ती करने के बाद जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या फिर औषधियाँ वगैरह देते हैं वो वाले डॉक्टर नहीं, ये साहित्य के डॉक्टर है। जैसे कि आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति साहित्य में पीएचडी कर लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब। उसी प्रकार से ये जो है साहित्य में एक बड़े व्यक्ति होने के कारण इन्हें इस प्रकार की उपाधि जो है, डिग्री जो है वो प्राप्त है। और ये डॉक्टर साहब मतलब कैसे होंगे ना, इनका व्यवहार कैसे होगा, उसे साहित्य मनीषी मतलब उस साहित्य मनीषी का, महान व्यक्ति है ना, इसलिए उस साहित्यिक जो मनीषी है उसका व्यवहार कैसे होगा, और आदि सवाल जो उनके मन में उठने लगे। और इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लेकर मैंने
उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मतलब इनको पता था या फिर इनके नौकर को ये जो राम कुमार वर्मा जी है इन्होंने पहले से खबर कर दी थी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आने वाला है, मतलब वो अनुराग जी है, उनका नाम भी उन्होंने बता दिया कि आप अनुराग जी है क्या, बराबर ना। तो अर्थात क्या है कि वो समय के बिल्कुल पक्के हैं कि इस समय पर ये आने वाले हैं। और उसके बाद जो है देखिए उनके पास समय, मैंने आपको पहले बताया था, समय को बड़ा महत्व देने वाले ये व्यक्ति है। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा और उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। अभी देखिए ड्राइंग रूम का मतलब ड्राइंग नहीं बोल रहा, यहाँ ड्राइंग लिखा है। ड्राइंग रूम जो है, ड्राइंग रूम का मतलब होता है अतिथि कक्ष। क्या अतिथियों के बैठने का जो कक्ष होता है वो, या फिर हम उसे दीवान खाना भी कह सकते हैं, बराबर। या फिर उसका जो दूसरा अर्थ जो निकलता है ड्राइंग रूम का वो होता है रेखाओं से बनाया हुआ चित्र। रेखाओं से बनाया हुआ चित्र, उसे भी हम लोग ड्राइंग रूम कहते हैं, बराबर। ये रेखाओं से बना चित्र, रेखा चित्र ये अलग है। और जो रेखा चित्र हम हिंदी साहित्य के अंदर एक प्रकार देखते हैं वो रेखा चित्र अलग है। मतलब यहाँ हम लोगों ने ड्राइंग शब्द जो है उसके 3 अर्थ निकाले हैं, उसमें से केवल एक अर्थ यहाँ पर लेना है हम लोगों को कि ड्राइंग रूम का मतलब होता है अतिथि कक्ष। ये यहाँ पर उसका अर्थ सही है, लेकिन उसके 2 अर्थ जो है वो और है, लेकिन वो अलग है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, या फिर मैंने जो आपको बताया कि रेखाओं से बनाया चित्र जो है उसे हम ड्राइंग कह सकते हैं, बराबर। और ड्राइंग जो है वो भी इस प्रकार की है जिसमें हम रंग भर सकते हैं या फिर अलग अलग प्रकार से, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि उसे हम रेखा चित्र भी कह सकते हैं, बराबर ना, जो ड्राइंग निकालते हैं। और दूसरी बात है वो रेखा चित्र जो साहित्य में हम चित्र नहीं बनाते उसका, लेकिन रेखाओं का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी जानवर के बारे में हम उनकी यादों में जो बीत गए कुछ घटनाएं होती है उनको याद करते हुए जो कुछ लिखते हैं वो होता है रेखा चित्र, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से आप कंफ्यूज में आ जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया जो पहले वाला अर्थ, वही यहाँ अर्थ जो है कि ऐसा कक्ष जहाँ पर अतिथि लोगों को बिठाया जाता है। चलो, और इतने में डॉक्टर साहब आ गए, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगा, उतने में डॉक्टर साहब वहाँ पर आते हैं। अनुराग जी कैसे आना हुआ, इस प्रकार का सवाल उन्होंने पूछा। और आते ही उन्होंने मतलब पूछ बैठे वो कि अनुराग जी कैसे आना हुआ। और मैंने कहा, मतलब जो डॉक्टर साहब है, सॉरी लेखक जो है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु मैं आया था। अभी देखिए कि ऐसी कुछ बातें हैं आपके जीवन में, कुछ आपके जीवन से संबंधित कुछ ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण प्रेरणाएं आपको मिली है, उनकी जानकारी हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। तो तुरंत उन्होंने क्या बताया, देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो पूछिए, ठीक है। सीधे उन्होंने बताया कि आप पूछ सकते, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर पहला सवाल जो है वो किया कि डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसके आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। दादू निकले, ठीक है, तो बंद करूँ, बंद कर, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए वो बंद, ओके जाओ, ठीक है। तो उन्होंने अनुराग वर्मा जी जो है उन्होंने सवाल किया डॉक्टर साहब को, क्या सवाल किया कि डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। देखिए
हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ तो भी ऐसा मोड़ होता है, ऐसा कोई तो भी टर्निंग पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से वो जो व्यक्ति है उसका जीवन जो है वो बदल जाता है। हर एक के जीवन में नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग जो है वो पहले से ही उस बात को जो अपने मन में रखे हुए होते हैं उसी दिशा में वो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का सवाल जब पूछा गया उस वक्त डॉक्टर साहब जो है वो किस प्रकार का जवाब उसका दे रहे हैं वो देखिए। पहले तो मेरे जीवन में समाज की, देखिए बिल्कुल आपको थोड़ा सा यहाँ समझ में नहीं आया होगा इसका अर्थ कि डॉक्टर साहब हमें कुछ ऐसी बातें बताओ कि आप जो है वो हिंदी साहित्य में कैसे आए, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है, इस प्रकार की कुछ बातें जो इस प्रकार के सवाल जो है पूछे हैं। और उसके बाद डॉक्टर साहब जो है वो उसका जवाब देते समय कैसे बताते हैं कि पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हो गया ना। और इन्होंने बताया कि समाज में जो अंधविश्वास जो है उसके प्रति मेरे मन में एक विद्रोह तैयार हुआ। विद्रोह का मतलब क्या होता है? गदर, मतलब मराठी में उसे हम उठाव कहते हैं, उठाव। एक विद्रोह तैयार हो गया, उदित हो गया, उसका निर्माण हुआ अपने आप, कि समाज की जो अंधव्यवस्था है उसको देखने के बाद। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, कितने 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। और इस प्रकार से महात्मा गांधी जी जो है, जब वो 15.5 वर्ष के हैं लेखक जी, सॉरी राम कुमार वर्मा जी, तो गांधी जी के असहयोग, क्योंकि देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है बराबर, और 1922 में वो ख़त्म होता है ना। चौरा चौरी जो घटना होती है, हत्याकांड जो होता है ना, उस वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर देते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो उसी समय 1921 में वो 15.5 वर्ष के जब थे, उस वक्त गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों के संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। इन्होंने भाग लिया उस असहयोग आंदोलन में। क्या असहयोग आंदोलन जो है उसमें इन्होंने भाग तो लिया है, हाँ, लेकिन उन्हें कुछ संघर्ष करने पड़े। कौन कौन से संघर्ष? वो पारिवारिक संघर्ष, परिवार के लोग जो है वो भी उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। और दूसरी बात जो है सामाजिक कुछ बंधन थे उसमें, या फिर समाज में भी कुछ, अभी व्यवधान शब्द आया है। व्यवधान का मतलब होता है बाधाएं, बाधा निर्माण, बाधा उपस्थित होना। इस प्रकार की बाधाएं उनके जीवन में आई। कहाँ कहाँ से? अपने घर से और अपने समाज से, कि मत जाओ, हाँ, इसका जो परिणाम है वो आप जानते नहीं, या फिर इसका जो परिणाम है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। और आपको पता है कि अंग्रेजों का शासन था उस वक्त, उनके चंगुल में एक बार कोई व्यक्ति आ गया तो उन्हें वो किस प्रकार से सज़ा देते थे, या फिर उनके साथ क्या होता था, इस बात को आप भली भांति जानते हो। तो उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम जो है वो गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। मतलब क्या तालीम, मतलब क्या, उनकी जो शिक्षा जो है, उनकी शिक्षा पद्धति जो है वो एक क्या है, गुलाम बनाने का एक नुस्खा है उनका। हाँ, ये नुस्खा मतलब क्या कि उपाय है उनका, ये एक प्रकार की कृति है वो, हाँ, कि हम लोगों को क्या करना, गुलाम बनाने की। और यहाँ पर ये बात आकर मौलाना शौकत अली जो है वो बताते हैं। और ये बात किसने बताई मुझे? तो गांधी जी ने बताई। इस प्रकार की बात वो यहाँ पर करते, क्योंकि उस समय का माहौल इस प्रकार का था, क्योंकि वो गांधी युग था ना। 1920 से 1 अगस्त 1920 में लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु हुई, बराबर। और उसके बाद गांधी युग शुरू होता है, आप लोगों को पता है, हाँ? और इस गांधी युग में गांधी जी जो थे वो प्रमुख थे, उस समय के वो हीरो थे, बराबर। और इसलिए इन्होंने जो भी कुछ कहा वो लोग मानते थे, बराबर। यही बड़े उस समय के नेता थे। और इसीलिए शौकत अली ने उनको बताया कि नहीं, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी की जो तालीम है, उनकी जो शिक्षा है वो हमें गुलाम बनाने की साजिश है, बराबर। और इसीलिए तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो सत्याग्रह चल रहा था,
असहयोग, कि अंग्रेज़ों को सहयोग नहीं देना है। और ऐसे में अंग्रेजी जो स्कूलें थी, अंग्रेज़ों ने जो स्कूलें शुरू की थी, कोर्ट कचहरियाँ जो थी, उसमें हम लोगों ने जाना नहीं है, मतलब उनको सहयोग बिल्कुल नहीं करना है, उनको हमें विरोध करना है। और इसलिए वहाँ पर बताया, आवाज़ थोड़ी तेज करते हुए मौलाना शौकत अली जी ने, कि ऐसा कौन माई का लाल है जो कल से स्कूल जाना बंद कर दे, या फिर स्कूल जाने नहीं जाऊँगा, इस प्रकार से कौन बोल सकता है, या फिर कौन है ऐसा। तो मैंने, मतलब ये जो राम कुमार वर्मा जी जो है, इन्होंने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। इन्होंने बताया, अभी देखिए, ऐसे असहयोग आंदोलन में बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी थे, इन्होंने भी अलग अलग प्रकार से बहिष्कार किया था। हाँ, वो हम इतिहास में देखते हैं, उसकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। लेकिन आगे बड़ी ही श्रद्धा से उन्होंने सॉरी हाँ, स्कूल न जाने की घोषणा उनके माँ के सामने राम कुमार जी ने कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। हाँ, मतलब ये मुहावरा है, सकते में आना मतलब क्या, भयभीत हो जाना। सभी लोग जो वो डर गए, भयभीत हो गए। हाँ, क्योंकि इस प्रकार की घोषणा करना उस समय बहुत एक खतरनाक काम था, बराबर ना। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग थे, कवि जो थे, लेखक जो थे, वो अपना खुद का नाम बदल कर दूसरे के नाम से में, या फिर उपनाम ऐसा कुछ तो भी डाल के रचनाएं लिखते थे, बराबर ना। अभी जैसे कि सोजे वतन, ये जो प्रेमचंद जी का एक साहित्य है, हाँ, तो एक बड़ी किताब है सोजे वतन, ठीक है, वो अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी, बराबर ना। उनका असली नाम क्या था, धनपत राय था, किसका, प्रेमचंद जी का, बराबर ना। लेकिन वो अलग नाम से लिखा करते थे, उर्दू में लिखा करते थे, हिंदी में लिखा करते थे, बराबर ना। क्यों? क्योंकि अगर वो रचना जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ भी जाती है, तो उस व्यक्ति को वो ढूंढ नहीं पाएंगे जिसका नाम है, क्योंकि नाम तो वहाँ पर दूसरा दे डालते थे वहाँ पर। हाँ, इसीलिए जो है ये बड़ा खतरनाक काम था। और दूसरी बात ये है कि बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, और इस प्रकार से डिप्टी कलेक्टर का, अभी उनके जो, इनके जो पिताजी जो है राम कुमार वर्मा जी के, वो डिप्टी कलेक्टर है, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, डेप्यूटी कलेक्टर, उप जिलाधिकारी। और उस समय इस प्रकार की एग्ज़ाम वगैरह वो बाद में शुरू हुई थी। हाँ, लेकिन जब ये थे उस वक्त केवल मुंह दिखाई की रस्म होती थी, मतलब पता है ना आप लोगों को कि हाँ, अलाना फलाना अच्छा है ना, हाँ, तो क्या करो, उसको काम पे लगा दो, ये अच्छा है, ये अपने फेवर का आदमी है ना, हाँ, अपने फेवर में रहेगा। जो भी कुछ बातें वो हमें वो बताएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों को जो उनके फेवर में रहते थे, उनको वो क्या बनाते थे, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। अभी कलेक्टर तो भारतीय लोगों को बहुत ही कम लोगों को उन्होंने बनाया, या फिर एक दो ही लोग बस, बाकी तो सब अंग्रेजी लोग ही थे कलेक्टर। क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह नहीं होती थी, केवल चेहरा देख लेते थे, और कैसा है क्या, बस सिफारिश जो है वो आ गई तो बन गया वो कलेक्टर। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, कलेक्टर बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, ये बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अभी देखिए, तो इस प्रकार से ये डिप्टी कलेक्टर के लड़के राम कुमार वर्मा जी, और इस प्रकार से विद्रोह कर बैठना कोई आसान काम नहीं था। उसका परिणाम जो उनके परिवार के ऊपर हो सकता है, उनके पिताजी जो है उनको बर्खास्त कर दिया जा सकता है, ये सारी बातें वहाँ पर थी। इसीलिए, और लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, हाँ, लोगों ने भी कही, हाँ, बहुत सारों ने समझाया होगा। लेकिन परंतु मैं घर से निकल पड़ा, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। हाँ, और इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया, और इन्होंने सबसे पहले सत्य के लिए और देश के लिए इन्होंने क्या किया है, विद्रोह किया है। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था, मतलब और 6 महीने हो गए थे, और इस प्रकार से उन्हें 16 साल के ये जवान थे। 16 साल का ये लड़का था उस वक्त। देखिए, और आज के 16 साल के तो आपको पता है कि
क्या क्या काम करते हैं और उन्हें सब अपने टेबल पर चाहिए। और ये 16 साल के व्यक्ति जो है, मतलब ये 16 साल का जो लड़का है, उन्होंने देश सेवा के लिए सत्य को अपने साथ लिए, देश की सेवा करने के लिए, विद्रोह करने के लिए गांधी जी के साथ वो खड़े हो जाते हैं। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। ठीक है। और यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। बंद कर दे याला, डिस्टर्ब होते मला। सांग। ठीक है। तो इस प्रकार से इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मतलब क्या कि उसी समय इन्होंने एक देश प्रेम से ओतप्रोत होकर एक कविता लिखी और यही उनकी साहित्य की शुरुआत हो गई। अर्थात इन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की है वो यहाँ पर एक कविता से उसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अनुराग वर्मा जी का, जो राम कुमार वर्मा जी को पूछा है। अभी देखिए, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में थे। हाँ, और उसके बाद उनका जो बहुत सारा कार्य जो है आगे का, वो सारा उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अब ना, तो इन्होंने बताया कि मैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आया। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी और इस प्रकार से नागपुर यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय जो है, वहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट जो होता है या फिर है स्पेशल, वो नहीं था उस समय। हाँ, उस समय बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न निर्माण होते थे, बराबर ना। लेकिन आज की बात अगर हम लोग करें तो विश्व में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, बराबर, जहाँ पर हिंदी जो है वो पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, बराबर ना। लगभग ऐसे 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं। हाँ, विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, अपने देश की नहीं, कि उन यूनिवर्सिटियों में ये जो हिंदी सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता है, बराबर ना। चलो आगे देखते हैं कि सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब पास हुए 1925 में इंटर की परीक्षा पास। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। क्या? प्रयाग विश्वविद्यालय जो है, जिसे मैंने आपको बताया आज प्रयागराज भी कहा जाता है, जो इसका पूरा नाम इलाहाबाद है, बराबर। और 2019 में यहाँ पर कुंभ मेला हुआ था, जो हर 12 सालों के बाद एक एक स्थान पर होते हुए वो कुंभ मेले का जो रोटेशन है वो होता है। ते बंद केलेलं मी कशाला सरकार, मला डिस्टर्ब होतोय। ठीक है। तो मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ठीक है। और इस प्रकार से वहाँ पर प्रयाग में आते हैं। और प्रयाग का कुछ अर्थ मैंने आपको, प्रयाग के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। जो प्रयागराज है और उसका पुराना नाम जो है वो इलाहाबाद शहर जो है, हाँ, बराबर। और दूसरी बात जो प्रयाग, ये जो शब्द है, हाँ, इसका भी एक अपना ऐतिहासिक एक अर्थ रहा है, कि प्रयाग, प्र का मतलब होता है बहुत बड़ा, प्र का मतलब बहुत बड़ा, याग का मतलब होता है यज्ञ, मतलब क्या, बहुत बड़ा यज्ञ। और इस प्रकार से वो एक धार्मिक, वो हिंदुओं का धार्मिक स्थान वो रहा है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो इन्होंने एमए भी वहीं से किया है, प्रयाग यूनिवर्सिटी में। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो गए। मतलब क्या, देखिए, अभी इस प्रकार के सवाल जब हम पूछते हैं किसी को और वो अतीत में चला जाता है या फिर सोचने लगता है, उस वक्त ऐसा लगता है कि उन्हें और कुछ कहना है या फिर और कुछ, तो भी गंभीरता में वो खो जाता है। उस प्रकार के जो भाव है वो यहाँ पर इन्होंने भांप लिए, बराबर ना। और इसीलिए अनुराग जी ने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोसे गए। मैंने पुनः सवाल किया, मतलब, और उन्होंने दूसरा सवाल किया कि डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है?
मतलब क्या, लौकिक मतलब क्या, जो दिखने वाला प्रेम होता है वो लौकिक प्रेम होता है, और जो न दिखने वाला प्रेम होता है वो अलौकिक प्रेम होता है। जैसे कि भगवान और हमारे साथ मतलब आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम होता है वो अलौकिक प्रेम होता है, बराबर। और जो पति पत्नी का या फिर अपने लड़का लड़के का और पिताजी का, लड़की का पिताजी का, माँ का, इस प्रकार का जो अपना पारिवारिक जो प्रेम होता है वो लौकिक प्रेम होता है, बराबर ना। जैसे कि संत मीराबाई के बारे में आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने सुना है कि उनकी शादी होती है और शादी होने के बाद कुछ सालों के बाद ही मुझे लगता है कि 1-1.5 साल के बाद उनके पति जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो है वो लौकिक प्रेम से किस प्रकार से अलौकिक प्रेम की ओर बढ़ जाती है, और उसके बाद जो है कृष्ण को अपना पति मानती है, और ऐसे करके करके वो अपने साहित्य में या फिर अपने उन विचारों में इस प्रकार खो जाती है कि वो सब कुछ जो है वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं, और इस प्रकार से उनका जो पारिवारिक प्रेम जो है, हाँ, उस प्रेम से लेके वो अलौकिक प्रेम की ओर बढ़ जाती है, बराबर। या फिर हम कबीरदास जी को लें, बराबर। कबीरदास जी जो है वो भी, उनका भी जो इसी प्रकार से है, मतलब क्या कि उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं ही हो गई लाल, इस प्रकार की बात है कही। मतलब जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वहाँ खोजने की कोशिश की है, तो वो खुद जो है वो मतवाले हो जाते हैं, बिल्कुल ईश्वर प्रेम में खुद मतलब इतने मग्न हो जाते कि उनकी सुध बुद्ध जो है उसको वो खो बैठते हैं। इस प्रकार की बात जो है उनके साहित्य में भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार का सवाल जो है इन्होंने किया कि आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आप लौकिक प्रेम से लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर आप चले गए या फिर बढ़ गए, इस प्रकार से हुआ है? तो इन्होंने बताया, जवाब देखिए कि अनुराग जी, वो अनुराग को बताते कि अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। बिल्कुल सही जवाब है उनका। देखिए क्या, प्रेम जो है वो एक क्या है, एक प्रवृत्ति इंसान की है, हाँ, प्राकृतिक प्रवृत्ति है वो। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया, हाँ, पारिवारिक जीवन में वो आ जाते हैं 1926 में जब इनका विवाह हो जाता है उस वक्त। हाँ, अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। इन्हें प्रेम हुआ है, लेकिन किसके साथ प्रेम हुआ है? हाँ, कि सात्विकता से। वो सात्विक अपना एक गुण होता है, सत्यनिष्ठ गुण होता है, उस सत्यनिष्ठ से या फिर पवित्रता से मुझे प्रेम हो गया है। दूसरी बात कही उन्होंने, नैतिकता से मुझे प्रेम हुआ है। हाँ, नैतिकता मतलब क्या, अच्छा बुरा समझने की बात जो है वो अपने अंदर होती है। क्या अच्छा लेना है, क्या बुरा लेना है, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, ये हमें पता होता है। तो उसमें से अभी देखिए, ऐसी बातें आपको अपने किताबों में, अपने साहित्य में पढ़ाई जाती है। नैतिकता के जो गुण होते हैं, हाँ, कौन कौन से गुण होते हैं, ये भी आपको बहुत सारी जगह पर मिल जाएंगे, या फिर आप लोगों को टीचर्स जो है वो बताते रहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से नैतिकता से इनको प्रेम हुआ है। और मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। और इस प्रकार से देखिए, मैंने कबीर का पहले एक जिक्र किया, और इसी प्रकार से कबीर का रहस्यवाद जो है ये अच्छा एक प्रसिद्ध उनका मतलब साहित्य का ये भाग रहा है कि कबीर का रहस्यवाद। ठीक है, अभी रहस्यवाद ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, कि रहस्यवाद जो है वो एक सिद्धांत है। यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने 1930 में ये रहस्यवाद लिखा है। जो 1930 में सविनय अवज्ञा जो है उसकी शुरुआत गांधी जी ने कर दी थी, और 1920 में असहयोग आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कर दी। इतिहास को भी थोड़ा सा हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से 1930 में इन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए, मतलब वो प्रकट हुए हैं। और मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था, अभिनय करने का जो है शौक था। प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, मतलब लेखक ने पूछा उन्हें, अगला और आखिरी सवाल पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अभी उन्होंने पूछा कि देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है? तो इन्होंने जवाब दिया, देखिए, कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है, अस्थिर है, वो स्थिर नहीं है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि अभी मोदी जी की सरकार है,
तो ये बहुमत है समझ लो। लेकिन इससे पहले या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे भारत के राज्य है वहाँ पर बहुमत वाली सरकार बनना मुश्किल है। हाँ, तो उसमें गठबंधन किया जाता है। अलग अलग पक्षों के जो लोग हैं वो एक साथ आते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। और बहुत कुछ उसमें मतलब ये होता है, ऊंचा नीचा कुछ बातें जो है वो स्थिर नहीं रहती। कहने का मतलब ये है कि वो स्थिरता नहीं है, ये बात यहाँ पर बताए। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। मतलब वो उस समय के जो प्रमुख नेता थे, कौन थे? नेहरू जी है, शास्त्री जी है, ठीक है, और इंदिरा जी, और मोरारजी भाई। पटेल जी का नाम नहीं आए, हो सकता है पटेल जी की मृत्यु हो गई हो, क्योंकि पटेल जी की मृत्यु जल्दी हुई थी नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद। हाँ, वास्तविक रूप से ये जो पटेल जी है वो ये दावेदार माने जाते थे प्रधानमंत्री के लिए उस समय नेहरू जी के जगह पर। लेकिन राजनीतिक कुछ बातें जो है वो हमेशा चलती रहती है, थोड़ा बहुत इधर उधर, इसलिए वहाँ पर नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन उस समय नेहरू जी से वो उनका परिचय है, शास्त्री जी से परिचय है, क्योंकि नेहरू जी के बाद शास्त्री जी बनते प्रधानमंत्री, उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनते, उसके बाद मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते, उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनते। मतलब इस समय में ये जो प्रमुख लोग हैं इनसे इनका अच्छा खासा परिचय था। परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा, मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। हाँ, राजनीति से मुझे मतलब ज़्यादा उसमें रुचि नहीं है, स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया कि राजनीति में मुझे कोई रुचि नहीं थी। इसलिए मैं एक साहित्यिक हूँ और साहित्य चिंतन में एक अच्छा विश्वास रखता हूँ, और साहित्य जो है वो मेरा धर्म है, इस प्रकार से वो मानते हैं। और इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। और तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। और इस प्रकार से उन्होंने एक कुशल अभिभावक मतलब पेरेंट्स जो है, एक अच्छे कुशल पेरेंट्स की भांति मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे उन्होंने क्या किया? विदा किया। और इस प्रकार से हम लोगों ने बिल्कुल सरलता से इस पाठ को देखा है। और इस गद्य में हम लोगों ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जो साक्षात्कार लिया गया, किसके द्वारा? अनुराग वर्मा जी के द्वारा, वो हम लोगों ने देखा। और अनुराग वर्मा जी ने, डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा जो है वो कहाँ से उन्हें मिली है, वो उन्हें पूछा, जो उन्होंने बताया। लौकिक पारलौकिक प्रेम जो है वो किस प्रकार से आपके जीवन में उसका महत्व है, वो पूछा, उसका अच्छा जवाब उन्हें मिला। और राजनीति की स्थिति जो है वो उसके ऊपर कुछ सवाल किए। और इस प्रकार से बड़ी ही सरलता से और बड़ी ही चालाकी से बेबाकी के साथ उन्होंने जो उसके जवाब दिए वो लाजवाब जवाब थे। और बिल्कुल एक अच्छा ये मतलब साक्षात्कार वाला पाठ जो है, एक बड़े कवि, बड़े लेखक जो है उनके बारे में यहाँ पर अनुराग वर्मा जी ने जो साक्षात्कार नुमा पाठ जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। और यहाँ पर केवल इन्होंने 1 2 3 4 सवाल पूछे केवल बराबर, और उनके जो जवाब है वो हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। और इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। और आपको समझ में आ ही गया होगा, मुझे विश्वास है, ठीक है। और इस प्रकार से मैं इतिहास और भूगोल के भी वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करो, आप इसे शेयर करो, ठीक है, ताकि आपके जो दूसरे दोस्त हैं वो भी इसे देख सकें, ठीक है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।